वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी के 4th चैप्टर को। चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। इसके लिए हम 2 वीडियो पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर से। आज हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है और चैप्टर होने वाला है हमारा कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। तो एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में और आउटपुट में, किस तरह से आउटपुट देता है। तो एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर को क्या कहा गया है? बैकबोन कहा गया है इंडियन इकोनॉमी का। तो इट्स शेयर इन द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज़ रजिस्टर्ड डेक्लाइन ट्रेंड फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स। इन 2010-11 about 52% of the total workforce was employed by the farm sector, which make more than half of the Indian population dependent on agriculture for sustenance। तो देखिए एग्रीकल्चर को बैकबोन तो कहा ही गया है, लेकिन उसका जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। 1951 से इसे डेक्लाइन यानी कि पतन की तरफ जो है देखा जा रहा है। और 2011 और 10 की अगर बात करें तो 50% जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो किस में काम करते हैं? फार्म सेक्टर में काम करते हैं। कहने का मतलब है कि आधे से भी जो ज़्यादा जनसंख्या है इंडिया की, वो किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। The decline share of agriculture in GDP is a matter of serious concern, because any decline and stagnation means होता है ठहराव in agriculture will lead to decline in other sphere of the economy having wider implication for society। तो देखिए कहा गया है कि जैसे कि जो जीडीपी है वो घटती चली जा रही है, ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर में कोई डेक्लाइन होगा या ठहराव होगा, क्योंकि ये प्राइमरी सेक्टर है, तो इसकी वजह से जो दूसरे क्षेत्र हैं उनमें भी डेक्लाइन देखी जाएगी, वो भी इससे प्रभावित जरूर होंगे। Considering the importance of agriculture in India, the government of India made concerted effort to modernize agriculture। मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में जो है एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है ये इंडिया का। और इंडिया में इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा इसे मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़र्ट्स किए जा रहे हैं। क्या क्या इफ़र्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं? एस्टेब्लिश ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ICAR को एस्टेब्लिश किया गया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश की गई यहाँ पर। वेटिनरीज, यहाँ पर वेटिनरी सर्विस यानी कि एनिमल्स से जुड़ी हुई जो सर्विसेज थी वो दी जाती हैं। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर खोले गए। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट हुआ। हॉर्टिकल्चर के बारे में आप जानते हैं, हॉर्टिकल्चर मतलब वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर, इनको ग्रो करने का के ऊपर जो एग्रीकल्चर की जाती है उसका डेवलपमेंट किया गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट एक्सेट्रा वर गिवन प्रायोरिटी फॉर इम्प्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर। जैसे कि वेदर फोरकास्ट के बारे में बताया जाने लगा, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई उन्हें प्रायोरिटी दी जाने लगी। क्या करने के लिए? इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, improving the rural infrastructure was also considered essential for the same। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जैसे कि सड़कें बनाई गई या दूसरी चीज़ें हैं, जैसे पशुओं के लिए हॉस्पिटल खोले गए। ये सारी चीज़ें जो है रूरल एरियाज़ में की जाने लगी, जिससे कि डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो। यहाँ पर From the table 4.1, it is clear that though the GDP growth rate is increase over the years। अब टेबल में बताया गया है कि कुछ सालों में जो GDP ग्रोथ रेट है वो थोड़ा बड़ा है। इट इज़ नॉट जनरेटिंग सफिशेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द कंट्री, लेकिन इससे जो है पर्याप्त जो है एम्प्लॉयमेंट के मौके नहीं मिल रहे हैं देश में। द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर इज डिक्लेरेटिंग विच इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन।
मतलब ये जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर का, ये क्या बताता है कि अलार्मिंग सिचुएशन है, यानी कि सीरियस प्रॉब्लम है। टुडे इंडियंस फार्मर आर फेसिंग बिग चैलेंज from international competition, and our government is going ahead with reduction in the public investment in agriculture sector, particularly in irrigation, power, rural roads, market। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इंडियन फार्मर्स है वो बड़े बड़े चैलेंज को फेस कर रहे हैं, बहुत सी चुनौतियाँ उनके सामने आ गई है। जो इंटरनेशनल कंपटीशन है वो उनके सामने है, वो उनसे कंपटीशन भी नहीं कर पाते हैं। जो गवर्नमेंट है और जो पब्लिक है वो एग्रीकल्चर में कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर, पावर, रूरल रोड्स, मार्केट, इन सब फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स इज डिक्रीज लीडिंग टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सब्सिडी दी जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा, जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें थी जैसे कि फर्टिलाइजर्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं, उन पर जो सब्सिडी मिलती थी वो गवर्नमेंट ने कम कर दी। इससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ने लगी, यानी कि क्रॉप को ग्रो करने में ज़्यादा कॉस्ट आने लगी फार्मर्स की। मोर ओवर, रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैव प्रूव्ड डिटर्मिनल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री। ठीक है, तो जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी, यानी कि जो सामान बाहर से दूसरी कंट्री से इंडिया में इम्पोर्ट होता है उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो कम कर दिया गया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर। जिससे क्या हुआ कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो इफेक्टेड होगी, क्योंकि जब सस्ते दाम पर बाहर की चीज़ें मिल जाएंगी तो यहाँ पर भी जो दाम है वो सस्ता ही करना पड़ेगा। फार्मर्स आर विड्रॉइंग दियर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉजिंग ए डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। अब ऐसा होने से क्या हुआ, फार्मर्स भी जो है कम इन्वेस्टमेंट करने लगे एग्रीकल्चर में, तो इससे क्या हुआ, डाउनफॉल होने लगा एम्प्लॉयमेंट का इन एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में लोग जो है एम्प्लॉयमेंट करने के लिए एग्री ही नहीं है। अब जानते हैं फूड सिक्योरिटी के बारे में। फूड सिक्योरिटी क्या है? यू नो दैट फूड इज़ अ बेसिक नीड एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड हैव एक्सेस टू फूड विच प्रोवाइड मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल। तो हर एक की जो बेसिक नीड होती है वो क्या होती है? फूड होती है। ठीक है, तो ये जो फूड है हमें क्या प्रोवाइड करता है? मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल। इफ़ एनी सेगमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन डज नॉट हैव दिस एक्सेस, अगर किसी हमारी जो पॉपुलेशन है अगर किसी एक भाग के पास, यानी कि पॉपुलेशन के किसी भी एक हिस्से के पास ये फूड सिक्योरिटी ना हो, द सेगमेंट सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो वो जो सेगमेंट है वो क्या सफ़र कर रहा है कि उसे जो है फूड सिक्योरिटी की कमी है। द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव फूड सिक्योरिटी इज़ डिसप्रोपोर्शनली लार्ज इन सम रीजन ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पर फूड सिक्योरिटी जो है बहुत कम लोगों को मिलती है, उन्हें प्रोवाइड ही नहीं होती है। पर्टिकुलरली इन इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड स्टेट विद हायर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, द रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री आर मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर एंड अनसर्टेन फूड सप्लाई। तो देखिए, जो ऐसे स्टेट्स हैं जो आर्थिक रूप से कम विकसित हैं, ऐसे स्टेट में ज़्यादा गरीबी होती है, और जो रिमोट एरियाज़ है, रिमोट का मतलब जो एकांत में एरियाज़ हैं हमारे कंट्री के, वहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर बहुत आती है और वहाँ पर अनिश्चितता होती है फूड सप्लाई की, यानी कि पूरी तरह से वहाँ पर फूड सप्लाई नहीं किया जाता है। इन ऑर्डर टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, आवर गवर्नमेंट केयरफुली डिज़ाइन अ नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि सबको जो है सही मात्रा में फूड मिले, तो जो गवर्नमेंट है उसने बड़ी ही केयरफुली एक नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम को डिज़ाइन किया, एक नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम बनाया। इट कॉन्सिस्ट्स ऑफ 2 कंपोनेंट्स, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम PDS के नाम से भी जानते हैं।
एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, पीडीएस इज अ प्रोग्राम विच प्रोवाइड फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज एट सब्सिडीज प्राइस इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पीडीएस है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड किया जाता है और दूसरी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है सब्सिडी रेट पर, ठीक है, रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में भी। इंडियाज फूड सिक्योरिटी पॉलिसी हैज़ अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन टू द कॉमन पीपल एट एन अफोर्डेबल प्राइस। तो ये जो फूड सिक्योरिटी पॉलिसी है, इनका सबसे पहला काम क्या है कि वो ये देखते हैं कि जो फूड ग्रेन्स है वो हर एक कॉमन पीपल को मिले, अफोर्डेबल प्राइस पर मिले, यानी कि उन्हें ज़्यादा पे ना करना पड़े, सही प्राइस पर उन्हें ये फूड ग्रेन मिलते रहें। इट हैज़ अनेबल टू पुअर टू हैव एक्सेस टू फूड, जो बेचारे गरीब लोग हैं उन्हें ये जो है फूड पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। तो क्या कारण होता है? द फोकस ऑफ द पॉलिसी इज ऑन ग्रोथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले पॉलिसी का क्या काम होता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसकी ग्रोथ पर वो ध्यान रखते हैं, एंड ऑन फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस, और वो जो है एक रेट फिक्स कर देते हैं और व्हीट और राइस को वो जो है खरीद लेते हैं टू मेंटेन दियर स्टॉक्स, अपने स्टॉक्स को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उन्हें फूड जो है प्रोवाइड करना है तो पहले उन्हें खरीदना होगा, तभी वो उसे स्टॉक करके रखेंगे और फिर सप्लाई करेंगे। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर देखिए एक FCI भी सामने आया है जिसको कहा जाता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग एंड स्टोरिंग फूड ग्रेन्स। तो ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसकी जिम्मेदारी होती है फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करने की और उसे स्टॉक करके रखने की। वेयर एज डिस्ट्रीब्यूशन इज एंश्योर्ड बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन का काम, बांटने का काम किसके द्वारा किया जाता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा जो है इस फूड को बांटने का काम किया जाता है। तो अलग अलग जो है इनके काम हैं, ये जरूर ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन में आता है। The FCI procures food grains from the farmers। अब जो FCI होती है वो फार्मर से ये फूड ग्रेन्स जो है ले लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। एट द गवर्नमेंट अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है सेटल कर दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस कर दिया जाता है कि कम से कम इतने प्राइस पर तो आपकी क्रॉप को खरीद ही लिया जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसे कहा जाता है। द गवर्नमेंट यूज टू प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन एग्रीकल्चर इनपुट्स, और जो गवर्नमेंट होती है वो एग्रीकल्चर इनपुट्स पर सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। सब्सिडी क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझ लो, जैसे कि किसी चीज़ की कॉस्ट कितनी है, मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ किसी भी चीज़ की कॉस्ट है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सपोज करती है किसी फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, तो फर्टिलाइज़र की कॉस्ट 100 रुपीज़ है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे गवर्नमेंट कह देगी कि हम 50% अपनी तरफ से देंगे और 50% जो है वो फार्मर्स को देना होगा, तो ये सब्सिडी होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए इनपुट्स होते हैं उन पर सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स है, पावर है और वाटर है, इन पर फार्मर को सब्सिडी दी जाती है। दीज सब्सिडीज हैव नाउ रीच्ड अनसस्टेनेबल लेवल एंड हैव ऑल्सो लीड टू लार्ज स्केल इनएफिशिएंसीज इन द यूज ऑफ दोज स्कार्स इनपुट्स। तो देखिए अब क्या होने लगा, जब किसी को कुछ चीज़ें फ्री में मिलेगी या हाफ रेट में मिलेगी तो उसका ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे, तो फार्मर ने भी यही किया कि अनसस्टेनेबल लेवल पर उसको यूज़ करने लगे, और इसके यूज़ से क्या हुआ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि एक्सेसिव एंड इम्प्रूडेंट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड वाटर हैज़ लीड टू वाटर लॉसिंग। अब बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से, फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से, वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से वाटर लॉसिंग होने लगा। वाटर लॉसिंग क्या है? वाटर का लेवल जो है कम होने लगा। सैलिनिटी यानी कि जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो कम होने लगी। एंड डिप्लीशन ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल, सॉइल के अंदर जो जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो है ख़त्म होने लगे, डिप्लीट होने लगे, वो जो है ख़राब होने लगे। जब ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे
ज़्यादा वाटर यूज़ करेंगे, ज़्यादा वाटर यूज़ करने से वाटर लॉसिंग होगा, ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने से जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम होगी। द हाई MSP subsidies in input and committed द हाई MSP सब्सिडीज इन इनपुट, ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होने लगा ना, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया जाने लगा, या IFCI के द्वारा जो ये सारी चीज़ें परचेज होने लगी, इससे जो क्रॉपिंग पैटर्न था उसमें बदलाव आने लगा। मान लिया सपोज कर लो कि किसी भी फसल को गवर्नमेंट ने कह दिया कि इतने प्राइस पर खरीदा जाएगा, और जो दूसरी फसलें हैं उनका कोई रेट फिक्स नहीं हुआ, तो लोग क्या करेंगे, वही फसल को ज़्यादा उगाने लगेंगे। तो यही सब कुछ होने लगा कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो बर्बाद होने लगा सारा। वीट एंड पैडी क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन मोर फॉर MSP दे गेट। अब जो वीट था और पैडी था, यानी कि गेहूँ, धान, ये सारी चीज़ें जो है ज़्यादा ग्रो की जाने लगी, जिससे कि उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता था। पंजाब एंड हरियाणा आर फॉरमोस्ट एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल है पंजाब और हरियाणा है। दिस हैज़ ऑल्सो क्रिएट ए सीरियस इम्बैलेंस इन इंटरक्रॉपिंग पार्टीज। अब इससे क्या हुआ, सीरियस इम्बैलेंस हो गया, यानी कि जो क्रॉप वहाँ पर लगातार मतलब बदल बदल के क्रॉप्स जो है उगाई जानी चाहिए थी वो नहीं हुआ, जिस रीजन में जो क्रॉप उगाई जानी थी वो नहीं हुआ, जिन पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने लगा वही क्रॉप ग्रो होने लगी, तो इससे क्रॉप पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ने लगा। यू ऑलरेडी हैव नो दैट द कंज्यूमर आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अभी हमने पढ़ लिया है कि कंज्यूमर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक किया गया बिलो पॉवर्टी लाइन और एक किया गया अबव पॉवर्टी लाइन। जिन्हें बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि BPL, अबव पॉवर्टी लाइन यानी कि APL, विद द इशू प्राइस बीइंग डिफरेंट फॉर ईच कैटेगरी। अब जो मतलब जो फूड ग्रेन पहले खरीद कर रखा जाता है, फिर वो जो है पब्लिक को प्रोवाइड किया जाता है, तो 2 कैटेगरी में कंज्यूमर्स को डिवाइड कर दिया गया। एक कर दिया गया BPL और एक कर दिया गया APL, और उनके लिए प्राइस भी जो है अलग अलग फिक्स कर दिए गए। हाउएवर दिस कैटेगराइजेशन इज नॉट परफेक्ट एंड ए नंबर ऑफ डाइवर्जिंग पुअर हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द BPL कैटेगरी। अब ये जो कैटेगराइजेशन हुआ ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जो BPL की कैटेगरी से बाहर हैं। मोर ओवर सम ऑफ द सो कॉल्ड APL स्लिप बैक टू BPL बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ इवन वन क्रॉप एंड इट एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफिकल्ट टू अकोमोडेट सच शिफ्ट्स। तो देखिए कई बार क्या होता है, क्रॉप फेलियर हो जाती है, कई बार बरसात की वजह से, ओलों की वजह से क्या होता है, क्रॉप फेलियर हो जाती है। तो जो लोग APL की कैटेगरी में हैं, अब क्रॉप फेलियर की वजह से, क्योंकि वो इसी पर डिपेंड करते हैं, तो वो स्लिप हो जाते हैं BPL की कैटेगरी में। अब ये तो है नहीं कि उन्हें बार बार कैटेगरी को ऊपर नीचे किया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है बिल्कुल भी सही नहीं है और ये सटीक नहीं रहा। Each district and block can be made self-sufficient in food grain production if government provides proper agriculture infrastructure। तो देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट और हर एक ब्लॉक जो है सेल्फ सफिशेंट फूड ग्रेन प्रोडक्शन कर सकता है, यानी कि फूड ग्रेन को ग्रो कर सकता है अगर जो गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो उन्हें प्रॉपरली प्रोवाइड करे। क्रेडिट लिंकेज एंड ऑल्सो एनकरेज द यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्निक। अगर उन्हें लेटेस्ट टेक्निक के बारे में बताए तो और उन्हें एनकरेज करें तो क्या होगा कि जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, वो एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे। इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन राइस और व्हीट, द फूड क्रॉप विद अ बेटर ग्रोथ पोटेंशियल इन द पर्टिकुलर एरिया मस्ट बी एनकरेज। तो उन्हें जो ये लोग वीट और राइस ये ग्रेन ही ग्रो करते हैं, तो उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि वो दूसरी फसल को भी किसी अलग अलग एरिया में अलग अलग फसल को उगा सकें। क्रिएशन ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इरिगेशन फैसिलिटीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो मे ऑल्सो अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। तो देखिए अगर जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जैसे कि
इरिगेशन यानी कि सिंचाई की जो फैसिलिटीज़ दी जाएं और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सही से प्रोवाइड की जाए, तो जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो भी एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेंगे। The focus of increasing food grain production, which should be on sustainable basis and also free trade in grains, will create massive employment and reduce poverty in rural areas. तो देखिए, द फोकस ऑफ इंक्रीजिंग फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन अगर फोकस किया जाए तो देखिए, एक तरफ तो बताया जा रहा है कि फूड ग्रेन से अलग क्रॉप ग्रो की जाए, दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि अगर फूड ग्रेन को ग्रो करना इंक्रीज़ किया जाए, उन्हें उसकी ग्रोथ को बढ़ा दिया जाए, तो इससे क्या होगा, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो हमारी ज़रूरत हैं फूड की, वो पूरी होंगी और जो है इससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिलेगा और रूरल एरियाज से गरीबी भी हटेगी। There has been a gradual shift from cultivation of food crops to cultivation of fruit. तो देखिए, अभी क्या हुआ है कि कल्टीवेशन जो है शिफ्ट हुआ है। क्या शिफ्ट हुआ है? फूड क्रॉप से हटाकर लोगों ने कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल, ऑयल सीड एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप को ग्रो करना शुरू किया है। दिस हैज़ लीड टू रिडक्शन इन नेट सोन एरिया अंडर सीरियल्स एंड पल्सेस। अब नेट सोन एरिया जो है इससे कम हुआ है। विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है इंडिया की, द डेक्लाइन फूड प्रोडक्शन पुट अ बिग क्वेश्चन मार्क ओवर द कंट्रीज फ्यूचर फूड सिक्योरिटी। तो देखिए, अगर ये जो ग्रेन्स हैं इनको कम ग्रो किया जाएगा तो क्या एक क्वेश्चन मार्क नहीं लग जाएगा फूड सिक्योरिटी पर कि क्या पर्याप्त भोजन, पर्याप्त फूड हम उगा सकेंगे? जिस तरह से भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या है, तो क्या अगर हम दूसरी चीज़ें ग्रो करने लगेंगे तो क्या एक क्वेश्चन मार्क नहीं लग जाएगा फूड सिक्योरिटी पर? तो यही बात यहाँ पर कही गई है। द कंपटीशन फॉर द लैंड बिटवीन नॉन एग्रीकल्चर यूजेस सच एज हाउसिंग एक्सेट्रा एंड एग्रीकल्चर हैज़ रिजल्टेड इन रिडक्शन इन नेट सोन एरियाज। द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड हैज़ स्टार्टिंग शोइंग ए डेक्लाइन ट्रेंड। तो देखिए, यहाँ पर जो कंपटीशन है लैंड के लिए बिटवीन नॉन एग्रीकल्चर यूजेस सच एज हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर हैज़ रिजल्टेड इन रिडक्शन। तो क्या हो रहा है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, घरों की ज़्यादा ज़रूरत है, हॉस्पिटल की, बैंक की, स्कूल की, ये सारी चीज़ें, बिल्डिंग्स, रोड्स, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें जो है बढ़ती चली जा रही हैं। इससे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है नेट सोन एरियाज़ में, और जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की वो पतन की तरफ है, यानी कि वो घटती चली जा रही है। ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं और इंसेक्टिसाइड्स हैं, विच वन शो ड्रामेटिक रिजल्ट। और ये जो डेक्लाइन चल रहा है ना एग्रीकल्चर में, ये बहुत बड़ा रिजल्ट देते हैं कि हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जो सॉयल है उसकी फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि अच्छे से अच्छी फसल हो, जितने फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाए। लेकिन हम यही नहीं देख पा रहे हैं कि इतने सारे फर्टिलाइज़र्स अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि जो मिट्टी है उसका डिप्लीशन होगा, सॉइल के अंदर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, आर नाउ बींग हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर डिगार्डेशन ऑफ सॉइल। तो यही बात बताई जा रही है, ये डिगार्डेशन ऑफ सॉइल में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। पीरियोडिक स्कार्सिटी ऑफ वाटर हैज़ लीड टू रिडक्शन इन एरिया अंडर इरिगेशन। तो जो है वाटर की स्कार्सिटी हो रही है, स्कार्सिटी मीन्स होता है कमी, पानी की कमी जो है बढ़ती चली जा रही है क्योंकि इरिगेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन इफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट हैज़ लीड टू वाटर लॉजिंग एंड सेलिनिटी। तो देखिए, ज़्यादा वाटर के यूज़ करने से क्या हो रहा है, वाटर का लेवल कम होता जा रहा है और जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसका भी डिगार्डेशन हो रहा है। वन इम्पोर्टेंट रीज़न इज लैंड डिगार्डेशन। फ्री पावर टू a section of farmers has encouraged them to pump groundwater to grow water intensive crop in low fall areas, राइस इन पंजाब, शुगर कैन इन महाराष्ट्र। तो देखिए, ये जो पावर है ना, ये फ्री में जो पावर दी जा रही है,
जो फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एनकरेज हो रहे हैं कि ग्राउंड वाटर को पंप के द्वारा यानी कि अपने समरसेबल, ट्यूबवेल, वेल ये सब यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ वो जो है वाटर इंटेंसिव क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, मतलब ऐसी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं जिसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कैसे एरिया में, जहाँ पर लो रेनफॉल है उस एरिया में भी वो ऐसी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि पंजाब में राइस को ग्रो किया जा रहा है, और महाराष्ट्र में शुगर कैन को ग्रो किया जा रहा है जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दिस अनसस्टेनेबल पंपिंग हैज़ रिड्यूस वाटर शॉर्टेज इन एक्वीफायर, और इससे जो है वाटर शॉर्टेज जो है बढ़ती चली जा रही है। कॉन्सिक्वेंटली मैनी वेल्स एंड ट्यूबवेल्स हैव रन ड्राई, लगातार जो है बहुत से वेल और ट्यूबवेल जो है ड्राई हो रहे हैं, सूख रहे हैं। दिस हैज़ पुश्ड द मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स आउट ऑफ कल्टीवेशन, इससे क्या हो रहा है कि जो छोटे किसान हैं जिनके पास कोई अरेंजमेंट नहीं है कि वो ट्यूबवेल्स लगा सकें, उनके पास खुद के वेल्स हों, तो वो जो है कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे हैं, आउट ऑफ कल्टीवेशन हो रहे हैं वो। द बिग फार्मर्स विद डीपर ट्यूबवेल्स स्टिल हैव वाटर, अब जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं जिनके पास ये सब चीज़ें हैं, ये सब साधन हैं, तो उनके पास अभी तो पानी है। बट मैनी अदर फेसेस वाटर क्राइसिस, लेकिन जो दूसरे हैं, जो छोटे फार्मर्स हैं, वो पानी की स्कार्सिटी को, पानी की कमी को फेस कर रहे हैं। Inadequate shortage and marketing facility also act as a distinctive to the farmers. Thus, the farmers are badly affected by the uncertainty of production and market. तो देखिए ये जो शॉर्टेज है कि पानी की शॉर्टेज है या दूसरी चीज़ों की शॉर्टेज है, सब्सिडी उन्हें नहीं मिल पाती है, और जो मार्केटिंग फैसिलिटीज़ हैं ये सब हैं, इससे जो है फार्मर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, और जो अनिश्चितता है प्रोडक्शन की और मार्केट की वो उन्हें पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। दे सफ़र फ्रॉम ए डबल डिसएडवांटेज, उन्हें तो डबल डिसएडवांटेज को फेस करना पड़ता है। एज दे पे हाई प्राइसेस फॉर इनपुट्स, सबसे पहले तो वो उन्हें इनपुट्स के लिए हाई प्राइस देना पड़ता है, यानी कि फर्टिलाइजर्स के लिए, वाटर के लिए उन्हें हाई प्राइस देना पड़ता है, जैसे कि HYV सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इनके लिए ज़्यादा पे करना पड़ता है। बट लैक ऑफ बार्गेनिंग पावर टू फिक्स प्राइस दियर फेवर, और वो अपने फेवर में बार्गेनिंग भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो अपने मन के मुताबिक वो जो है अपने प्राइसेस को भी नहीं ले पाते हैं। ऑल द प्रोडक्शन रीचेज द मार्केट सिमिलेनियसली, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो जो सभी प्रोडक्ट्स हैं वो जो मार्केट में पहुँचते हैं, द हाइयर द सप्लाई द लोअर इज डिमांड, उनकी जो सप्लाई है वो तो ज़्यादा है और जो डिमांड है वो कम है। दिस कॉज डिस्ट्रेस स्केल ऑल्सो, इससे जो है फार्मर्स को डिस्ट्रेस भी बढ़ता है। देयरफॉर दे कैन बी नो फूड सिक्योरिटी विदाउट द सिक्योरिटी ऑफ द स्मॉल फार्मर्स। अब घूम फिर के बात कहाँ आती है कि अगर फार्मर्स को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो फूड सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। अगर स्मॉल फार्मर्स को सिक्योरिटी नहीं मिलती है तो फूड पर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? वैश्वीकरण होता है, यानी कि दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना और दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करना कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट एन न्यू फिनोमिनन, तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक नई बात नहीं है। इट वाज देयर एट द टाइम ऑफ कोलोनाइजेशन, कोलोनाइजेशन के टाइम पर भी ऐसा होता था। इन द 19th सेंचुरी व्हेन यूरोपियन ट्रेडर्स कम टू इंडिया, 19वीं शताब्दी में जब यूरोपियन ट्रेडर भारत आए थे, एट द टाइम टू, उस समय पर भी इंडियन स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो जो इंडियन स्पाइसेस थे, भारत के जो मसाले थे, वो अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किए जाते थे। एंड द फार्मर ऑफ साउथ इंडिया वर एनकरेज्ड
टू ग्रो दीज क्रॉप्स, और जो साउथ इंडिया के फार्मर्स थे उन्हें इनक्रेज किया जाता था ये क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइटम फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, और तब से लेकर आज तक ये इम्पोर्टेंट आइटम है जो भारत से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड के दौरान कॉटन बेल्ट ऑफ द इंडिया अट्रैक्ट द ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज अ रॉ मटेरियल फॉर दियर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो देखिए, जब ब्रिटिश पीरियड था तब जो कॉटन बेल्ट थे भारत के वो ब्रिटिशर को अट्रैक्ट करते थे, अपनी तरफ खींचते थे, ठीक है। जो कॉटन थे वो एक्सपोर्ट किए जाते थे ब्रिटेन में एक रॉ मटेरियल के रूप में, क्योंकि वहाँ पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उन्हें ज़रूरत थी इसकी। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लोरिस्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। अब लिवरपूल और मैनचेस्टर में जो है कॉटन टेक्सटाइल चलाए जा रहे हैं और यहाँ से जो है कॉटन ले जाई जाती है, क्योंकि इंडिया की जो कॉटन है वो गुड क्वालिटी की है। यू हैव रीड अबाउट द चंपारण मूवमेंट, तुमने चंपारण मूवमेंट के बारे में ज़रूर सुना होगा, विच स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार, जो 1917 में बिहार में शुरू हुआ था। दिस वाज स्टार्टेड बिकॉज फार्मर ऑफ दैट रीजन वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो, इंडिगो होता है नील, तो इस रीजन के जो फार्मर्स थे उन्हें फोर्स किया जाता था इंडिगो ग्रो करने के लिए ऑन दियर लैंड बिकॉज इट वाज नेसेसरी फॉर टेक्सटाइल, उनकी ज़रूरत थी टेक्सटाइल के लिए, इसलिए उन्हें जो है फोर्स किया जाता था इंडिगो ग्रो करने के लिए। विच वर लोकेटेड इन ब्रिटेन, जो इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर लोकेटेड थी, ब्रिटेन में लोकेटेड थी, उन इंडस्ट्रीज़ के लिए इंडिगो की ज़रूरत थी। दे आर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन टू सस्टेन दियर फैमिली, और जो बेचारे फार्मर्स थे वो अपनी फैमिली के लिए फूड ग्रेन को भी ग्रो नहीं कर पाते थे। अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990 द फार्मर इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज्ड टू न्यू चैलेंजेस, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन के दौरान 1990 के बाद जो फार्मर थे इंडिया के, उन्हें नई चुनौतियां उनके सामने आई। डेस्पाइट बीइंग एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट एंड स्पाइसेस, आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू compete with the developed countries because of highly subsidies agriculture on those countries। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि राइस है, कॉटन है, रबर है, टी है, कॉफ़ी है, जूट है और स्पाइसेस है, ठीक है। अच्छी खासी जो है एग्रीकल्चर यहाँ पर होती है, लेकिन फिर भी हमारे देश के जो फार्मर्स हैं वो दूसरे देश के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जो दूसरे देश जो डेवलप्ड कंट्री है ना, वो एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं और जो हमारे देश के फार्मर्स हैं उन्हें इतनी ज़्यादा सब्सिडी नहीं मिल पाती है। Today, Indian agriculture finds itself at the crossroad to make agriculture successful and profitable. Proper thrust should be given to the improvement of the condition of marginal and small farmers। देखिए, अगर एग्रीकल्चर को मतलब ऐसी स्थिति में अब एग्रीकल्चर पहुंच गया है, अगर एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल बनाना है, प्रॉफिटेबल बनाना है, तो जो फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स हैं, उनकी कंडीशन को सुधारना पड़ेगा। द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉमिस्ड मच, अब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उसने बहुत ज़्यादा प्रॉमिस किए थे, बट टुडे इज़ अंडर कंट्रोवर्सीज, लेकिन आज वो जो है कंट्रोवर्सीज के अंदर है, यानी कि बहुत सारे विवाद जो हैं उसके लिए खड़े हो गए हैं। इट इज़ बीइंग एलिज दैट इट हैज़ caused land degradation due to overuse of chemical drying aquifers and vanishing biodiversities। तो देखिए, जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो HVY सीड्स आए थे, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स आए थे, तो इनसे क्या हुआ, विवाद क्यों खड़े हो गए इसे लेकर? क्योंकि इससे जो है ज़्यादा यूज़ होने लगा लैंड का, और लैंड का डिग्रेडेशन होने लगा क्योंकि ज़्यादा केमिकल यूज़ हो रहे थे, और जो बायोडाइवर्सिटी थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। द की वर्ड टूडे इज़ जीन रेवोल्यूशन। अब हमारे सामने एक ही वर्ड है जिसका नाम है जीन रेवोल्यूशन।
कि जीन रेवोल्यूशन किया जाए, विच इंक्लूड जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जिसमें क्या इंक्लूड हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड हो, ठीक है, मतलब जीन लिए जाएं पौधे से और दूसरे पौधे में डाले जाएं, अच्छी फसल ग्रो की जाए, इस तरह से, ठीक है। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच टू वोज टूडे बिकॉज इट इज प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड फर्टिलाइजर मेड केमिकल्स एंड सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो देखिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज, क्योंकि इसमें जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, इसमें जो फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं वो ऐसे होते हैं जो फैक्ट्री में नहीं बनते, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा केमिकल का यूज़ नहीं होता है, बिल्कुल केमिकल फ्री होते हैं वो। इट डज नॉट इफेक्ट एनवायरमेंट इन अ नेगेटिव मैनर, और इनका एनवायरमेंट पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। अ फ्यू इकोनॉमिस्ट थिंक दैट इंडियन फार्मर्स हैव ए ब्लीक मीन्स होता है बेरंग फ्यूचर इफ दे कंटिन्यू ग्रोइंग फूड ग्रेन्स ऑन द होल्डिंग दैट ग्रोथ स्मॉलर एंड स्मॉलर एज द पॉपुलेशन राइज। तो देखिए जो कुछ अर्थशास्त्री हैं उनका ये मानना है कि जो फार्मर्स हैं ना इंडिया के, उनका फ्यूचर बिल्कुल बेरंग होने वाला है अगर उन्होंने जो है इसी तरह से फूड ग्रेन्स को ग्रो करना कंटिन्यू रखा, ठीक है। क्योंकि लैंड क्या होती जा रही है, स्मॉलर स्मॉलर होती चली जा रही है, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, तो भाई जैसे बंटवारा होता जाता है तो लैंड तो कम होती चली जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। इंडियाज रूरल पॉपुलेशन इज़ अबाउट 6 मिलियन। अब जो गांव में रहने वाली जो पॉपुलेशन है भारत की वो 6 मिलियन है, विच डिपेंड्स अपॉन 250 मिलियन अप्रोक्सीमेट हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जिस पर मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कितनी है, 250 मिलियन है। एन एवरेज ऑफ लेस देन हाफ अ हेक्टेयर पर पर्सन, एक पर्सन पर हाफ से भी कम हेक्टेयर जो है लैंड आती है। अब इस पर वो क्या ग्रो करेगा, क्या प्रॉफिट उसे मिलेगा, क्या वो खाने के लिए उगाएगा, सोच सकते हैं आप। इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई दियर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो देखिए जो इंडियन फार्मर्स हैं उन्हें अपने क्रॉपिंग पैटर्न को बदलना पड़ेगा, ठीक है, फूड ग्रेन से थोड़ा हट कर उन्हें हाई वैल्यू क्रॉप के बारे में सोचना पड़ेगा, वो उन्हें ग्रो करनी पड़ेगी। दिस विल इंक्रीज इनकम एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। उससे क्या होगा कि ये इनकम को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जो इन्वायरमेंट में ये इतना सारा डिग्रेडेशन हो रहा है ना लगातार, इसको कम करेगा। बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर, वेजिटेबल, बायोडीजल क्रॉप्स जैसे कि जत्रोफा एंड जोजोबा नीड मच लेस इरिगेशन। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो वाटर की है ना, तो ऐसी फसल को ग्रो करना चाहिए जैसे कि फल हैं, कुछ मेडिसिनल हर्ब्स हैं, फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बायोडीजल्स हैं, तो ऐसी जो क्रॉप्स होती हैं इन्हें कम सिंचाई की ज़रूरत होती है देन राइस एंड शुगर कैन और राइस के कंपैरिजन में इन्हें कम सिंचाई की ज़रूरत होती है। इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस्ड टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप। मतलब जिस तरह की इनका इंडिया का क्लाइमेट है ना बिल्कुल अलग है, इस तरह के क्लाइमेट पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू क्रॉप को बहुत बड़ी रेंज में ग्रो किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें फूड ग्रेन से हट कर हाई वैल्यू क्रॉप को ग्रो करना चाहिए, ज़्यादा इनकम लेने के लिए और जो इन्वायरमेंट है उसको बचाने के लिए। और यहाँ पर नीचे एक नोट भी दिया गया है कि इसमें थोड़ी सी कंसर्न जो है जताई गई है, उसमें कहा गया है कि मान लेते हैं कि इस तरह का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो चेंज कर देते हैं, बट जैसे कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या फूड ग्रेन की यहाँ पर कमी नहीं हो जाएगी, यही तो एक क्वेश्चन है। तो ये एक डिबेट का इशू है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक डिबेट का इशू है, क्या इंडिया इस तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार है। तो कोई बात नहीं, इस पर डिबेट करेंगे, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, एक लाइक करके ज़रूर बताएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एसएसटी के भी सभी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, साथ के साथ हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।